देखो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 जरा पढ़ो क्या कह रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जैसे अभी अभी जस्ट हमने इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन किया उसमें क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था, मतलब a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 था। अब यहाँ कह रहा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो हमारे पास पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके लिए हमारे पास कंपेयरिंग रेशियो क्या था, हमारे पास कंपेयरिंग रेशियो था हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब हमारे पास इसी रेशियो को इस ऐसे ही हमको यूज़ करना है, इसी रेशियो को यूज़ करना है, कंपेयरिंग रेशियो को, और हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो दो इक्वेशन दे रखा है, अब दोनों जो इक्वेशन दे रखा है, एग्जांपल नंबर है हमारा 16, दोनों जो इक्वेशन दे रखा है और वो क्या दे रखा है हमारे पास, kx प्लस का 3y, हमारे पास पहला है kx प्लस का 3y प्लस का माइनस है यहाँ पे माइनस k माइनस का 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या रहा है, 12x प्लस का ky और माइनस का है हमारे पास k इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और k की वैल्यू बताना है। देखो अब हमारे पास जैसे कहता है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि अभी कंपेयरिंग रेशियो निकालेंगे ना, तो उसके बाद बहुत बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, कि हम कैसे करें, ठीक है, क्यों ऐसा क्यों करते होता है यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, चार जगह k दे दिया, तो अब इसको कैसे करें। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक ही स्टेप करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, एक ही स्टेप में आंसर लाते हैं और उसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है हमको, ठीक है। देखो ऐसा आधा करोगे तो तुम्हारे आधा अधूरा करोगे तो तुम्हारे पास गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारे पास सॉल्यूशन में हम करेंगे क्या इसका, तो सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग देखें, ऑन कंपेयरिंग। तो देखो अभी तक तुम लोग को पता चल गया होगा कि कंपेयरिंग से a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 b2 c2 कौन कौन सा है। तो अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू कितना वैल्यू निकला, तो a1 के लिए देखो हमारे पास कितना है k, a2 के लिए कितना है 12, और हमारे पास क्या निकला b1/b2, देखो तो b1/b2 की वैल्यू देखें तो b1 हमारे पास कितना है 3 और b2 कितना है हमारे पास k, और c1/c2 को देख लो तो c1/c2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, देखो माइनस का k माइनस का 3, ये ब्रैकेट में है और यहाँ पे माइनस का k है। देखो ऊपर भी k माइनस में है, नीचे भी k माइनस में है, तो ये माइनस से माइनस कट गया, हट गया, हमारे पास माइनस में प्लस बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो पता चल गया, ठीक। अब हमको क्या करना है कि सिंपल सा कंपेयरिंग रेशियो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए हमको निकाल लेना है। तो फॉर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए हमारे पास इक्वेशन होता क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हमारे पास कंपेयरिंग रेशियो क्या होता है, हमारे पास कंपेयरिंग रेशियो अभी बताए थे हमने क्या, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अब देखो हमको करना क्या, अब सिर्फ इसकी वैल्यू रखना है और इसकी वैल्यू रख के हमको कंपेयर कर देना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू a1 की वैल्यू हमारे पास a1/a2 की वैल्यू कितना आया, k/12 इज इक्वल टू b1/b2 की वैल्यू कितना आया हमारे पास 3/k इज इक्वल टू c1/c2 की वैल्यू कितना आया हमारे पास k माइनस 3/k, ठीक है। अब देखो सिंपल सा है, अब हमारे पास देखो एक कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी में भी एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है दोनों जगह, ठीक है। जैसे क्या करते थे हम x/y और x अपॉन समथिंग, एक y अपॉन समथिंग, और एक बार कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट आता था तो हम क्या करते थे, एक बार x को कांस्टेंट से कंपेयर करते थे, एक बार y को कांस्टेंट से कंपेयर करते थे, और हमारे पास दोनों x और y की वैल्यू निकल जाता था। अब यहाँ पे किसी में भी कांस्टेंट दोनों नहीं है, सब में अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक बार फर्स्ट बार हम क्या करेंगे, पहले इसको इससे कंपेयर करेंगे, किससे, a1/a2 b1/b2 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइम में हम क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारे पास क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि हमारे पास इससे जो k की वैल्यू आया है वो और इससे जो k की वैल्यू आया है वो हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या इक्वल आया है या नहीं आया है। अगर इक्वल आया तो हम उसका आंसर लिख सकते हैं कि हमारा वो इक्वल है, ठीक है। अगर इक्वल नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे। अब देखेंगे कि कौन का सही हमारे पास क्या है, इक्वल आया तीनों के लिए, तीनों कंडीशन के लिए k की कौन सी वैल्यू इक्वल आई। जब तीनों कंडीशन के लिए जो k की वैल्यू इक्वल आएगा वही हमारा हो जाएगा k का वैल्यू। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक बार क्या करते हैं, किसी एक को कंपेयर करते हैं और एक को कंपेयर करके लिख देते हैं कि जो k की वैल्यू आता है वही आंसर लिख देते हैं।
ठीक है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे a1/a2 और b1/b2 को। तो ये वाला देखो, हम सबसे पहले कंपेयर कर रहे हैं कौन सा, ये वाला टर्म। तो हमारे पास क्या होगा, k/12 इज इक्वल टू 3/k। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k² इज इक्वल टू 12 3 जा 36, ये निकल गया हमारे पास। अब देखो हमारे पास क्या आया यहाँ पे, तो k², तो मतलब k इज इक्वल टू 36 रूट के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू निकल जाएगा। देखो रूट के बाद बाहर निकलता है तो बहुत बच्चे कहते हैं क्या कि 36 का रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, मतलब 6 निकल जाएगा। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, 2 रूट से बाहर निकलता है। क्यों, क्योंकि k² है मतलब k की वैल्यू 2 निकलेगी, तो मतलब एक प्लस और एक माइनस का 6, मतलब k की वैल्यू आया हमारे पास +-6। अब देखो हमको k की एक वैल्यू बतानी थी, यहाँ k की 2 वैल्यू आ गई, k की 2 वैल्यू आ गई ना। तो हमको करना क्या, हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, कौन सी वैल्यू रखेंगे, तो हमको अभी पता नहीं चला। तो अब हम फिर से करेंगे कंपेयर, किसको, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कंपेयर करके देखते हैं। चलो एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे ना एक बार लिख लो, चलो अच्छा ठीक है मैं यहीं कर देता हूँ, चलो उसको छोड़ो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अब हम सेकंड वाले को कंपेयर करते हैं, किसको, हमारे पास कंपेयर करेंगे नाउ हम किसको कंपेयर करेंगे, 3/k और इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, k माइनस का 3/k, ये वाला, ठीक है। अब इसको कंपेयर करें तो हमारे पास क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, 3k, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, k² और माइनस का 3k, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इसको अगर हम देखें तो इसको इधर भेज दो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, k² माइनस का 3k और माइनस का 3k इज इक्वल टू 0। अब 3k और 3k ऐड कर देंगे तो k² इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 6, k² और माइनस का 6k इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से k कॉमन कर लो, k कॉमन करते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है कि कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो ऐसे वाले को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल से एक k कॉमन कर लो या फिर जो भी कॉमन हो सकता है उसको कॉमन कर लो। तो यहाँ k कॉमन पॉसिबल है तो k कॉमन कर लिया तो हमारे पास बचेगा k माइनस का 6 बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, देखो एक बार हम क्या करते हैं, जब भी हम पोलिनोमियल में पढ़े थे कि जब 2 फैक्टर आता है, जैसे कि x-2 और x-2, मान लो कि हमारे पास 2 फैक्टर आ गया इज इक्वल टू 0, तो एक बार इसको 0 के इक्वल करते हैं और एक बार इस वाले टर्म को 0 के इक्वल करते हैं, तो हमारे पास एक बार यहाँ से एक वैल्यू आ जाता है, एक बार यहाँ से एक वैल्यू आ जाता है, ठीक है। सेम ऐसे ही हमको यहाँ करना है, ठीक। क्या करना है, एक बार k इज इक्वल टू 0 तो मतलब k की एक बार एक वैल्यू आ गया 0, और दूसरा हमारे पास k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू कितना निकल गया हमारे पास, 6, ठीक है। अब यहाँ भी 2 वैल्यू आ गया, देखो यहाँ भी 2 वैल्यू आ गया। पहले वाले में 2 वैल्यू आया था, कौन सा, -6 + 6, दूसरे वाले में एक आ गया कितना, 0 और 6। अब हम कौन सा कंपेयर करें, कौन सा रखें, देखो यहाँ भी +6 आ रहा है, यहाँ भी +6 आ रहा है, हम 6 प्लस का यहाँ ले सकते हैं, यहाँ हम आंसर लिख सकते हैं कि इन बोथ केसेस +6 इज कॉमन, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन करना क्या है, अब हमको करना है इसको और इसको भी तो कंपेयर करना पड़ेगा, तो हम इसको अब कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कैसा हो जाएगा कि अब हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट सेकंड स्टेप यहाँ पे था, थर्ड स्टेप हम यहाँ से करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, k और यहाँ पे हो जाएगा /12 इज इक्वल टू k माइनस का 3/k, ये हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करेंगे तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा k² इज इक्वल टू 12k और माइनस का 12 3 जा 36, ठीक है। अब इसको इधर भेज दो तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, चाहे इस सबको इधर भेज दो, तो k² माइनस का 12k और प्लस का 36 इज इक्वल टू 0। अब हमको करना क्या है, हमको करना है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करना है इसके लिए, ठीक है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, k² माइनस का 6k माइनस का 6k प्लस का 36 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 6k कॉमन कर लें, 6k कॉमन करें तो हमारे पास 6 कॉमन नहीं होगा, सिर्फ k कॉमन होगा, सिर्फ k कॉमन होगा, ठीक है। तो k कॉमन होगा तो हमारे पास बचेगा क्या, k माइनस का 6, और फिर यहाँ से देखो यहाँ से माइनस का 6 कॉमन कर लो तो हमारे पास बचेगा क्या, k माइनस का 6 फिर से यहाँ बच गया इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ के बाद हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है, इस वाले पैटर्न के बाद हम यहाँ कर रहे हैं, वहाँ से हमारे पास बच के क्या आया था, k इंटू k माइनस का 6 बचा था, k माइनस का 6 और माइनस का 6 k
माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, बाहर बार वाले को एक ब्रैकेट में रख लो, तो k माइनस का 6 और k माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 करो तो k माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि k इज इक्वल टू 6, और फिर दूसरे वाले को k को 0 करो तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6। अब देखो जरा यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू 6 दोनों। अब देखो जरा तीनों को कंपेयर जब हमने किया था तो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ भी प्लस का 6 है, यहाँ भी प्लस का 6 है और यहाँ भी प्लस का 6 है। तो हम देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू आफ्टर ऑल कंपेयरिंग, हम क्या कहेंगे आफ्टर ऑल कंपेरिजन, मतलब तीनों कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिला, द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6। तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर ऑल कंपेयरिंग हमारे पास द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। ऐसे करके हमको निकालना है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ यही इतना ही करेंगे और इतना लेके यहाँ आंसर लिख देंगे प्लस माइनस का 6, यानी कि प्लस का 6 लिख देंगे या तो माइनस का 6 लिख देंगे। ऐसा नहीं करना है, हमारे पास प्रॉपर का पूरा स्टेप करना पड़ेगा और हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारे पास तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। और ये कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो 3 नंबर में पूछता है, और 3 नंबर में सिर्फ इतना करने से हमको 3 नंबर नहीं मिलता है, हमको ये भी करना है, ये वाला भी पोर्शन करना है और ये वाला भी पोर्शन करना है, तब जाके हमको 3 नंबर मिलता है, ठीक है। क्योंकि नंबर कभी भी इतनी आसानी से नहीं मिलता है। देखो कभी भी ना तुम पढ़ाई को इतना प्रेशर लेके मत पढ़ो, ठीक है। तो प्रेशर लेके जितना पढ़ोगे ना उतना ही तुमको इरिटेशन होगा, पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तुम जितना मज़ा लेके पढ़ाई करोगे, जैसे इंटरेस्ट लोगे ना पढ़ाई में, जितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, जैसे कि अगर हम मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल हम कैसे चलाते, इंटरेस्ट हमको आता है तो हम मोबाइल चलाते रह जाते हैं, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे हम चलाते रह जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता ना। वैसे ही पढ़ाई को एक इंटरेस्ट बनाओ, एक इंटरेस्ट बनाओ। जब पढ़ाई को एज ए इंटरेस्ट तुम लोगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें इंटरेस्ट आएगा, और जिस काम में इंटरेस्ट आता है उस काम में टाइम का पता नहीं चलता है। कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर कितने घंटे पढ़ें पेपर के लिए, हम कितने घंटे पढ़ें कि हमारा अच्छा नंबर आए, हमारा अच्छा रिजल्ट हो जाए। ऐसा कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है कि हम कह दें कि 4 घंटे पढ़ो 10 घंटे पढ़ो तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तुम जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, लेकिन पढ़ो डेली, एक दिन नहीं, डेली पढ़ो, लेकिन जितना कैपेबिलिटी है उतना पढ़ो, और उसके जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है ना तुमको, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। अगर तुमको बोरियत लग रहा है तो उस समय थोड़ा माइंड को फ्रेश कर लो, तुम थोड़ा इधर उधर घूम लो, मस्ती कर लो, लेकिन बात ये याद रखना कि जिस समय तुम पढ़ाई कर रहे होते हो उस समय पढ़ाई के अलावा दूसरा कुछ यूज़ मत करो। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई सामने कर रहे होते हैं, सामने मोबाइल चला के रख लेते हैं, कुछ देखते रहते हैं। ऐसा पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। तो कभी भी जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो और सिर्फ समझने की कोशिश करो, ठीक है। जितना तुम कोशिश करोगे समझने की वह उतना ही तुमको समझ में आएगा, जितना समझ में आएगा उतना ही तुमको इंटरेस्ट जगेगा, और जितना इंटरेस्ट जगेगा उतना ही पढ़ाई करने में मज़ा आएगा। और जब मज़ा आता है किसी चीज़ में ना, वो काम करने में बहुत मज़ा आता है, और जब किसी काम में बहुत मज़ा आने लगता है ना, वो काम बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। और पढ़ाई जिस दिन आसान हो गया ना, तो समझ लेना कि तुम्हारा रिजल्ट, तुमको सक्सेस होने से, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होने से और तुमको टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलो तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।